नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा आपको YouTube के माध्यम से सामान्य विज्ञान जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जो पढ़ रहे हैं वर्तमान जो भर्ती है LDC उसके भी टॉपिक हम साथ में कर रहे हैं। बाकी की सामान्य विज्ञान जहाँ भी आती है वहाँ ये टॉपिक अवश्य आते हैं। हमने एक टॉपिक है रक्त, उससे संबंधित चर्चा करनी शुरू कर रखी थी, जिसमें हमने रक्त समूह के बारे में और आरएच कारक के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम जिक्र करेंगे वो है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण इसको हम दो वीडियो के माध्यम से आप को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक में संभव नहीं हो पाएगा, तो दो हिस्सों में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण, सबसे पहले अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण के जनक की, तो जनक कहा जाता है विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण का जनक कौन? तो कहेंगे विलियम हार्वे। इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने बताया, इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को यह बताया था कि शरीर के अंदर नसें होती है, और नसें जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है धमनियां और एक होती है शिराएं। ये दो प्रकार की होती है। धमनियों और शिराओं की अगर हम बात करें तो धमनियां क्या होती है, तो आप याद रखना, इनमें शुद्ध रक्त संचरित होता है, या यूं कहें इनके अंदर ऑक्सीजन युक्त खून जो है वो प्रवाहित होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें शिराएं, इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी CO2 युक्त खून है वो संचरित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपवाद की, तो धमनियों का अपवाद, ये भी याद रखोगे, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, आप इनको अच्छे से याद कर लोगे। अपवाद, धमनियां ऐसी कौन सी धमनी शरीर की है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो अपवाद की बात करें तो अपवाद जो आएगा वो आ जाती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, या इसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, ये वो धमनी है जिसके अंदर इसमें CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो ये अपवाद हो गया। अब बात आती है कि ये जो दूसरी है शिराएं, शिराओं की अगर हम बात करें तो शिराओं का भी अपवाद है अपवाद। और ये अपवाद अगर हम बात करें तो आपको ये भी याद रखना है, वो आ जाती है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा, या इसे कह देते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। तो ये फुफ्फुसीय शिरा जो होती है, इसके अंदर इसमें O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए कि जनक, रक्त परिसंचरण का जनक जो है कहते हैं विलियम हार्वे को। इन्होंने बताया कि शरीर के अंदर दो नसें होती है, एक धमनियां और एक शिराएं। धमनियां जो होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और शिराएं जो होती है वो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी धमनी, जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून जो है वो प्रवाहित होता है। और पल्मोनरी शिरा जो होती है या फुफ्फुसीय शिरा जो होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त है वो ब्लड सर प्रवाहित होता है। अब हम सर्कुलेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखें इसको, रक्त को, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है वो देखिए। सबसे पहले
जो रक्त परिसंचरण होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक हार्ट हो जाता है और एक श्वसन क्रिया हो जाती है। श्वसन क्रिया की अगर हम बात करें, श्वसन क्रिया, तो ये भी समझना जरूरी है क्योंकि इसके साथ में अटैच है। तो आप याद रखना कि श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो श्वसन क्रिया में दो भागों में बांट के पढ़े हैं इसके, ली गई मात्रा यानी गैसों की कितनी मात्रा ली है, और छोड़ी गई मात्रा। एक चीज हम देख लेते हैं इसके साथ में कि वायुमंडल में गैसें कितनी है। वायुमंडल में गैस, तो जो गैस है जितनी मात्रा है उतनी लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले गैस आती है वो आ जाती है नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे जो गैस आती है वो आती है ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे जो गैस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना आप इसको। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ली गई मात्रा को। तो ली गई मात्रा की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ये तो हो गई ली गई मात्रा। अब हम बात करते हैं छोड़ी गई मात्रा पर। तो छोड़ी गई मात्रा को अगर हम देखें तो 78 ली और 78 ही हमने छोड़ दी, यानी श्वसन क्रिया में इस गैस का कोई भी रोल नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीजन ली 21 और छोड़ी जो है वो है 16.4%। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% ली, छोड़ी जब तो मात्रा बढ़ जाती है 4.4%। तो ये तो होगी श्वसन क्रिया के अंदर गैसों की जो मात्रा है वो। अब हम बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया। तो श्वसन प्रक्रिया के अंदर कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले जो सांस लेते हैं तो वो जो अंदर जाता है हमारे शरीर में वो किस किस अंग से होते हुए जाता है। तो सबसे पहले जो है अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझे तो ये होती है श्वास नली, और ये श्वास नली जाके आगे फेफड़ों के अंदर ऐसे खुल जाती है। फेफड़ों में खुलने के बाद में ये आगे फिर डिवाइड हो जाती है ऐसे कई भागों में, और ये जब कई भागों में ऐसे बढ़ जाती है तो इसके बाद में फिर ये आगे और भागों में बढ़ती है, ऐसे और भागों में बटेगी, और भागों में बंटने के बाद में फिर ये आगे, अगर मैं यहाँ आपको इसका जूम करके दिखाऊं तो ये जो चीज़ है ये जूम करने पर ऐसे दिखाई देती है। ये ऐसे गुच्छे से होते हैं, ऐसे गुच्छा बना होता है, और ये इस तरह का एक गुच्छा होता है जो ये यहाँ से जूम करके मैंने आपको दिखाया। तो देखिए ये क्रम देखें इसका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्वसन क्रिया के अंदर सबसे पहले जो है वो आती है श्वास नली से फिर जो गैस है वो आती है श्वसनिका के अंदर। श्वसनिका के बाद में जो गैस आती है वो आती है श्वसनिका में, और श्वसनिका से फिर गैस जो है पहुंचती है वो है वायु कूपिका वाहिनी में, और वायु कूपिका वाहिनी जो खुलती है वो आ जाती है वायु कूपिका कोश में। जो ये अंगूर का सा गुच्छा दिखाया ना मैंने, ये है पूरा का पूरा वायु कूपिका कोश, और फिर जो आती है वो अगला हिस्सा आता है वो आ जाती है वायु कूपिका। ये क्रम रहेगा निश्चित। तो श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनिका, वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका कोश और वायु कूपिका। तो कहने का मतलब अब अगर हम डायग्रामेटिकली यहाँ समझें तो देखिए क्या चीज है। तो सबसे पहले जो कलर क्या ग्रीन कलर से,
ये आ गई श्वास नली। इसके बाद में श्वास नली फेफड़ों में जाके खुलेगी, दो भागों में बटी होती है श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका आगे बटी होती है, ये हो जाती है श्वसन श्वसनिका। फिर ये आगे जो खुलती है, ये इससे जो है ऐसे ये जो हिस्सा है वो वायुकुपिका वाहिनी, और उसका जो आखिर का हिस्सा है, ये जो हमने डायग्राम से समझा आगे का, वो होता है वायुकुपिका कोश, और उसकी एक इकाई जो होती है वायुकुपिका होती है। अगर हम इसको समझें तो ये कैसे होगा कि अगर मानव शरीर का ये फेफड़ा है, मान लीजिए ये फेफड़ा है, जैसे अगर मैं डायग्राम से आपको बताऊं तो एक फेफड़ा ये हो गया और एक फेफड़ा ये हो गया, ये है फेफड़ा। लंग्स कहते हैं इसे। इस फेफड़े के अंदर ये आ गई श्वसनिका, ये है श्वास नली। अब आगे ये क्या होता है आगे ये बटती है इसमें ऐसे श्वसन श्वसनिका में, श्वसन श्वसनिका में बट गई। श्वसन श्वसनिका में बटने के बाद में ये आगे खुलती है, उसे कहते हैं वायुकुपिका वाहिनी। और वायुकुपिका वाहिनी के बाद में लास्ट के अंदर वायुकुपिका कोश, और फिर उसकी एक इकाई कहलाती है, जो लास्ट वाली एक इकाई है उससे कह देते हैं वायुकुपिका, वायुकुपिका। तो हमने दो ही चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, एक तो फेफड़ा और एक याद रखना है वायुकुपिका। ये क्यों है वो मैं आपको यहाँ जो प्रश्न है वो लिखने वाला हूं। शरीर में अच्छे से याद रखना इसको, शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ, या खून का गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है। इसका उत्तर ये रहा। पटवारी भर्ती में ये पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है शरीर में गैसों का आदान प्रदान या खून का गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो उत्तर है फेफड़ा। और अगर ऐसे प्रश्न और दे दिए जाए आपको और उसमें यह लिख दिया जाए शरीर में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, या ऐसे लिख दे कि खून का गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है, सॉरी किसके द्वारा खून का गैसीय शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा वायुकुपिका। मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट समझाने का प्रयास किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया है। अभी दूसरे वीडियो में हम सर्कुलेट पूरा पढ़ेंगे। इसमें ये चीज़ समझी कि जो गैसों का आदान प्रदान है वो कहाँ कैसे होता है, क्योंकि हमने धमनियाँ और सिराएं पढ़ी, उसमें ये पढ़ा हमने कि भी गैस है जो है ऑक्सीजन लेके जाता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। तो कई बच्चों के ये कन्फ्यूज है। मोटा मोटा मैंने आपको ये बताने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है कि गैसीय शुद्धिकरण होता कहाँ है। क्लियर समझ में आ जाना चाहिए आपके, फेफड़ों में होता है या लंग्स में होता है। वायुकुपिकाएं जो होती है ये काम करती है। तो खून का गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है, उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। किसके द्वारा होता है, तो उत्तर हो जाएगा वायुकुपिकाएं। पूर्व में हमने पढ़ा
कि श्वसन क्रिया में गैस कौन सी ली है, तो सबसे ज़्यादा 78% अंदर गई, परंतु ये श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती। मुख्य रूप से भाग लेने वाली गैस है वो ऑक्सीजन है। वायुमंडल में गैस की कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, तो 0.03%। छोड़ी गई मात्रा अलग अलग देखें, नाइट्रोजन 78% ही निकली है वापिस, ऑक्सीजन 16.4, बाकी की जो है 4.6% है वो शरीर के अंदर ही रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली, 4.4% छोड़ी है। इसी तरह से श्वसन क्रिया की बात करें तो श्वसन क्रिया में पहले गैस जो है श्वास नली में आती है, फिर श्वसनिका में, फिर श्वसनिका में, वायुकुपिका वाहिनी में, फिर वायुकुपिका कोश में और लास्ट में वायुकुपिका के अंदर पहुंच जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो ये हमने ब्लड सर्कुलेशन की शुरुआत के अंदर जो चीज़ पढ़ी ये आधार है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।